सगळ्यांना आवडेल। आपण सगळेजण आजचा कार्यक्रम एन्जॉय करत असाल आम्हाला खात्री आहे। पुढचा टॉपिक देखील इंटरेस्टिंग आहे। आपल्याला सगळ्यांनाच उत्सुकता असते की एक चांगला पोर्टफोलिओ कसा असावा आणि ॲसेट अलोकेशन आपल्याला त्यासाठी कशी मदत करू शकते। तर याच टॉपिकवरती बोलण्यासाठी आपल्याकडे पुढचे स्पीकर आहेत जे निपॉन इंडिया म्युच्युअल फंडमधून आपल्याकडे आलेले आहेत, मिस्टर आशुतोष भार्गव। ते निपॉन इंडिया म्युच्युअल फंडमध्ये गेले 15 वर्षांपासून कार्यरत आहेत आणि हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च म्हणून ते सध्या पोझिशन सांभाळत आहेत। त्याचबरोबरीने ते वेगवेगळ्या 6 इक्विटी आणि ॲसेट अलोकेशन ओरिएंटेड स्कीम्सचे फंड मॅनेजर आणि को फंड मॅनेजर म्हणून देखील कार्यभार सांभाळतात। त्यातल्यापैकी काही स्कीम्स मी तुम्हाला सांगतो, आपल्यापैकी सगळ्यांनाच त्याचे सगळ्यांनी आपण अनुभव चांगले घेतलेले असतील। निपॉन इंडिया टॅक्स सेवर फंड असू देत, निपॉन इंडिया लार्ज कॅप फंड किंवा निपॉन इंडिया मल्टी ॲसेट आणि ॲसेट ॲलोकेटर फंड। 2005 पासून निपॉनमध्ये ते कार्यरत असण्याआधी 2007 पासून निपॉनमध्ये कार्यरत असण्याआधी ते JP मॉर्गनमध्ये होते आणि ॲज अन इकॉनॉमिस्ट होते। तिथं ते त्यांच्या मुंबई टीममधून ग्लोबल मॅक्रो इकॉनॉमिस्ट टीमला रिसर्च सपोर्ट करत होते। सो एक ओव्हरऑल आपल्याकडे एक ऑलराऊंडर व्यक्तिमत्व आज आलेलं आहे जे आपल्याला पोर्टफोलिओ ॲलोकेशन आणि पोर्टफोलिओ कन्स्ट्रक्शन आणि ॲसेट ॲलोकेशनबद्दल आज आपल्याला चांगली माहिती देणार आहेत। लेडीज अँड जेंटलमन, प्लीज पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर मिस्टर आशुतोष भार्गव। Chintan sir had just touched upon that topic, but we have a detailed presentation on that. So please listen carefully to Mr. Ashutosh Bhargava. गुड इवनिंग, नमस्कार। तो काफ़ी कुछ प्रीवियस 2 स्पीकर्स ने मेरा काम एक्चुअली आसान कर दिया। इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है 2 टॉपिक्स को। ये हमने सब देखा है, इंडिया में जितनी भी क्राइसिस हुई हैं लोकली ग्लोबली, बाज़ार हमेशा ऊपर गया है। ये हमको सिखाया गया है और ये बात सच्ची भी है। लॉन्ग टर्म में बाज़ार केवल ऊपर जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वो काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म से बना होता है। पिछला साल बाजार कैसा किया, हमें अगले साल के बारे में वो कुछ नहीं बताता है। अगर हम मार्केट को और छोटे टाइम ड्यूरेशन में मान लें कि हर महीना मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, तो मार्केट एक पूरी रैंडम चीज़ है। लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, पर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट पूरा एक रैंडम नेचर से चलता है। दूसरी चीज जो हमें बताई है, बाजार में आप लोग कई बार सुनते होंगे पैसा कहां लगाएं, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 17 साल में जब से तीनों इंडाइसेस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनके परफॉर्मेंस में। करीब 14-15% का रिटर्न इन तीनों इंडाइसेस ने दिया है। तो बहुत ज़्यादा चूज करने का होता नहीं है। पर ये बात भी सही है कि ये एक अपॉर्चुनिटी एज इन्वेस्टर और एक एसेट एलोकेटर हमको अवेलेबल रहती है कि हम राइट एसेट क्लास में टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करें। जैसा इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, ऐसे कई साल रहते हैं जब लार्ज कैप स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म करता है और ये 2-3 साल ये चलता रहता है। और इसका अपोजिट भी होता है। जैसे कि कोविड के बाद हमने देखा स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को 100% से आउट परफॉर्म किया था, और उसके पहले गत 2 वर्षों में स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को 50% से अंडर परफॉर्म किया था। तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न सेम है, पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से राइट एसेट क्लास चूज करने की इंटरिम पीरियड में। हम दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात करें, गोल्ड, बॉन्ड, इक्विटी, इसमें भी लीडरशिप चेंज होती रहती है। कभी गोल्ड 2-3-4 साल आउट परफॉर्म करता है इक्विटी को और बॉन्ड्स को, और फिर समय आता है जैसा कि हमने पिछले 2-3 सालों में देखा, इक्विटी आउट परफॉर्म करता है बॉन्ड्स को और गोल्ड को। तो जो एसेट एलोकेटर होते हैं, जितनी स्कीम्स आपने नाम सुना होगा, बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड,
ये इस जो अपॉर्चुनिटी जो है राइट एसेट क्लास राइट समय पर चुनने की, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है क्लियरली, लीडरशिप चेंज होती रहती है, इक्विटी में भी बॉन्ड में भी। बॉन्ड में कभी कभी जो हाई इंटरेस्ट रेट, जो हाई ड्यूरेशन प्रोडक्ट होते हैं, उनमें बड़ा रिटर्न आता है, और कई बार जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं तो जो लो ड्यूरेशन प्रोडक्ट होते हैं, लो इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट होते हैं, उसमें रहना ज्यादा उचित रहता है। पर सच्चाई यह है कि इसको अवेलेबल तो है, पर करे कैसे? दो ही अप्रोचेज है इसको करने की। एक अप्रोच है कि जैसा आपको बताया, आप समझें कि आप मैक्रो साइकिल में कहां खड़े हैं, आपका महंगाई पे क्या विचार है, आपका ग्रोथ पे क्या विचार है, और ये डिटरमाइन करता है आपको इस समय किस एसेट क्लास में रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ बढ़ने वाली है और पर साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है, तो हिस्टोरिकली हमने देखा है उस समय पे जो सेक्टर्स होते हैं जैसे कि मेटल, रियल एस्टेट, सिक्लिकल सेक्टर, वो अच्छा करते हैं। और फिक्स्ड इनकम में हमने देखा है कि गिरावट आती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिक्स्ड इनकम में गिरावट आती है। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों गिरने वाले हैं, ऐसे माहौल में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स काटते हैं, कंपनी अच्छा नहीं करती, पर उस समय में अगर आप इक्विटी की जगह फिक्स्ड इनकम में रहते हैं तो आपका ज्यादा अच्छा रिटर्न बनता है। प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर आप पिछले 5 साल का एनालिसिस करें तो एक चीज बहुत क्लियर होती है कि बहुत कम लोगों को पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, खास करके 1, 2, 3 साल में। 2020 के पहले पेंडेमिक वर्ड का हमने नाम भी नहीं सुना था। फिर 2022 की जब शुरुआत हुई, ऐसा लगा 1-2 साल के बाद एक नॉर्मल ईयर होगा, फिर ये वॉर हो गई। कोविड के पहले भी हर साल 2 साल में एक आध ऐसी घटनाक्रम होता रहा है जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। जैसे कि नोटबंदी, किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि होगा? नहीं पता लगता। सच्चाई यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लॉजिकल होती है, पर प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरा अनुभव है। तो ये तरीका तो है, पर बहुत कम लोग इसको कर सकते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा तरीका जिसके बारे में काफी बात हुई, अच्छा एक और एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, ये मैंने डेटा निकाला 2 साल आगे की जो निफ्टी की जो अर्निंग ग्रोथ है, अर्निंग है, उसका जो प्रिडिक्शन करते हैं 400-500 जो एनालिस्ट मिलके, वो कितना राइट होता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि प्रिडिक्शंस राइट हो। 18-20% से भी वो लोग गलत होते हैं। तो फोरकास्ट ज्यादातर फोरकास्टर के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में नहीं बताता कि कौन फोरकास्ट कर रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है? मैक्रो लॉजिकल है पर डिफिकल्ट है करना, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका पे बात करने के पहले मैं आपसे पूछता हूं, बाजार में लोग पैसा कब डालते हैं, क्यों डालते हैं? मेरे हिसाब से बाजार में पैसा आदमी तब डालता है जब उसके पड़ोसी और दोस्त का पैसा बन चुका होता है। ये ग्रीड से भी आगे का एक इमोशन होता है, उसको बोलते हैं एनवी, ईर्ष्या। फोमो आपने सुना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बहुत बड़ा कारण होता है बाजार में लोग पैसा डालते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है। और भय जो है, फियर है, वो बहुत बड़ा इमोशन है। ऐसे समय में जब हमको सिखाया गया है, हम लोग कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, आपको ये बात कई बार बताई गई है, बोलते हैं सेल हाई एंड बाय लो। उसका मतलब होता है सेल हाई मींस जब ज्यादा वैल्यूएशन हो। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पी रेशियो सुना होगा, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय प्रॉफिट इज पी रेशियो।
तो वैल्यूएशन अगर हाई है तो हमें एलोकेशन इक्विटी में कम करना है, वैल्यूएशन अगर कम है तो एलोकेशन बढ़ाना है, जैसा कि पिछले स्पीकर्स ने भी बताया। पर रियलिटी है कि हम सब इमोशनल बीइंग हैं, ये इजीली नहीं होता है। ये कहने की बात है कि मार्च 2020 में भर के पैसा डाल देना था, बात सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमोशंस हम पे हावी होते हैं और वही डिक्टेट करते हैं हमारा एसेट एलोकेशन। तो ये मुश्किल होती है चीज। एक स्टडी हुई है विदेशों में, एक डेलबार इंस्टीट्यूट है, उसने स्टडी की है और उसने पता लगाया है कि जो एक एवरेज अमेरिकन इन्वेस्टर है वो बाजार से किसी भी टाइम फ्रेम में कम कमाता है। ये ऐसा क्यों होता है? इस इमोशनल चैलेंज के कारण। और ये एक आम इन्वेस्टर का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो दिग्गज इन्वेस्टर जो 15-20 साल मार्केट में निकाल देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसको फॉलो कर पाए। ग्रीड एंड फियर अच्छे इन्वेस्टर्स पे हावी होती है। तो बात यह है, अगर दो ही तरीके हैं तो इसका एक तरीका हमको बताया जाता है कि वैल्यूएशन से करना है, राइट? पर वैल्यूएशन में एक दो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। वैल्यूएशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, मैंने निपॉन जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था, जब मैंने ज्वाइन किया तो हमें बताया जाता था कि जब मार्केट का पीई 1 साल आगे का पीई 11-12 टाइम हो तो बाजार में पैसा लगा दें और 16-17 टाइम हो तो बाजार में से पैसा निकाल लें। पर अगर आप देखें पिछले 15-20 सालों में पीई हमेशा बढ़ता रहा है। तो एवरेज पीई क्या होता है ये केवल एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज हो जाती है। आपको दूसरे तरीके से एक चीज दिखाता हूं। ये जो ब्लू लाइन है वो एक एवरेज पी है। अगर मैं उसके 10 साल का भी एवरेज लेता हूं तो धीरे धीरे बढ़ती है। मार्केट पिछले 15 साल में एवरेज वैल्यूएशन पे बहुत कम आया है। तो हम वैल्यूएशन को यूज कैसे करें? दूसरी चीज, किस चीज के वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं? निफ्टी के वैल्यूएशन की, सेंसेक्स के वैल्यूएशन की। इनका कंपोजिशन साल दर साल चेंज होता रहता है। 2023 का निफ्टी 2013 के निफ्टी से बहुत अलग है कंपोजिशन, और 2013 का निफ्टी का कंपोजिशन 2003 के निफ्टी से बहुत अलग है। उसमें किस तरह की कंपनियां हैं, अगर उसको आपको जानकारी नहीं है, अकेले पी देख के आप बाजार का तापमान, टेम्परेचर नहीं निकाल सकते। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये एक इंपॉर्टेंट आज के लिए एक ज्वलंत विषय भी है, 20 के पीई पे मैं आपको बोलता हूं बाजार सस्ता हो सकता है, और 15 के पीई पे बाजार महंगा हो सकता है, एक वेरिएबल के डिफरेंस से। सेम इंडेक्स है, सब कुछ सेम है, वो है ब्याज दर। अगर आपको आपके बैंक में, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कल अगर आपको 10% एफडी रेट मिलेगा तो आप 15 टाइम वैल्यूएशन पे भी शायद बाजार में पैसा उतना नहीं लगाएंगे। और कोविड के समय हमने जब देखा ब्याज दरें 4-5% हो गई थी, उस समय मार्केट महंगा भी था, तब भी पैसा आ रहा था। तो अकेले वैल्यूएशन का एक नंबर देख के हम ये नहीं बता सकते कि बाजार सस्ता है कि महंगा है। उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, और उस समय तत्कालीन इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, अगर हमें वो नहीं पता है तो उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। तो दो ही तरीके हैं एसेट एलोकेशन के, एक है मैक्रो में हम कहां ये पता लगाएं, और दूसरा वैल्यूएशन के थ्रू। रियलिटी ये है कि दोनों तरीके में डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है। तो एक्चुअल तरीका क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से जो तरीका है, वो काफी फंड हाउस इसको करते भी हैं, एक किसी अप्रोच को फॉलो ना करते हुए सिस्टमैटिक रूल बेस्ड एक अप्रोच बनाते हैं, जिसमें काफी सारी
जो तरीके होते हैं उसको मिलाकर एक अप्रोच बनाई जाती है। आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का नाम सुना है? फंडामेंटल एनालिस्ट टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर करते हैं, टेक्निकल वाले फंडामेंटल को इग्नोर करते हैं। एक सही तरीका वो है जो मैक्रो फैक्टर्स, फंडामेंटल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स सबको मिला के एक सबका अच्छा लेके एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाए। आप इसको एक रिलीजन की तरह देखिए। मेरा ऐसा मानना है हर रिलीजन में कुछ ना कुछ सीखने को होता है। तो हम एक रिलीजन को पकड़ के दूसरा खराब है ये बोलें, या सबसे थोड़ा थोड़ा अच्छा चुन के एक पाथ फॉलो करें? मेरा मानना है एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एक बेटर सॉल्यूशन हो सकती है एसेट एलोकेशन की। तो 2-3 प्रकार से एसेट एलोकेशन होता है और आप इसका चुनाव कर सकते हैं। एक तो जैसे मेरे पहले जो 2 प्रेजेंटेशन जो आपने देखे उन्होंने आपको बताया, आप कर सकते हैं स्टैटिक एलोकेशन। आप डिसाइड कर सकते हैं 50%, 60% डोमेस्टिक इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा डेट, थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटी। एक वो तरीका है। काफी सारे मल्टी एसेट फंड बिना मॉडल के स्टैटिक एलोकेशन करते हैं। सिंपल तरीका है, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, कॉस्ट कम होती है, चर्न कम होता है। तो एक तरीका अवेलेबल है, बाजार में काफी सारे मल्टी एसेट फंड अवेलेबल है जिससे आप अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल कम वॉलेटिलिटी के साथ अटेन कर सकते हैं। और बाजार में काफी सारे अदर प्रोडक्ट हैं जो मॉडल बेस्ड हैं। 1-2 तरीके मैंने जो आपको बताए मॉडल बेस्ड तरीके हैं, जो वैल्यूएशन को लेकर, मोमेंटम, टेक्निकल इंडिकेटर को लेकर, मैक्रो फैक्टर को लेकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल रहता है। जो मैंने आपको अनॉमली बताई थी कि कब लार्ज कैप में डालना है, कब इक्विटी में डालना है, कब बॉन्ड में डालना है, इसमें फिक्स नहीं रहता। मॉडल के सिग्नल के हिसाब से वो एलोकेशन चेंज होता रहता है। तो एक स्टैटिक है और एक मॉडल ड्रिवन तरीका है। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। वैल्यूएशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बाय लो एंड सेल हाई। बट और भी तरीके, और भी सिग्नल से एसेट एलोकेशन होता है। जैसे कि दुनिया में जब भी डॉलर में गिरावट होती है उस समय दुनिया में इक्विटी मार्केट्स में उछाल आता है। तो अगर आपको ये ट्रेंड पता है कि डॉलर गिर रहा है, उस समय इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। उस समय विद इन इक्विटी स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज होती हैं जिससे हमको ये सिग्नल मिलता है कि बाजार में इक्विटी एलोकेशन अभी बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। उनमें से एक है जैसे कॉपर। कॉपर काफी चीजों में यूज होता है। पिछले 50 सालों में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहा है। अगले 50 सालों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, काफी चीजों में इसका यूज होने वाला है। तो उससे भी हमें पता लगता है इन कमोडिटीज से कि अगर इन कमोडिटी का रुख तेजी का है तो अपने बाजार में भी तेजी होगी। ये आप क्लियरली यहां देख रहे हैं, जो ब्लू लाइन है ये 2-3 कमोडिटीज से मिलकर इंडिकेटर बना हुआ है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमारा इंडिया का मार्केट है BSE 500। तो सिग्नल हमें कई तरीके से मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड हम ओपन है, हम में ओपननेस है। और जितना ओपननेस फंड मैनेजर में रहेगा उतने उसके जो ऑड्स होते हैं आपको एक अच्छा अनुभव देने का, वो इंप्रूव होता जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये चीज। अच्छा, एक लास्ट चीज, बाय लो एंड सेल हाई की बात हुई। हम सबको ये सिखाया गया कि यही एकमात्र तरीका है इन्वेस्टिंग का। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हमारे रिलीजन में भी सिखाते हैं उगते सूरज को प्रणाम करना। उसका एक टेक्निकल टर्म में एक वर्ड होता है मोमेंटम।
जो चीज जीत रही है, जो एसेट क्लास जीत रहा है, जो सेक्टर्स जीत रहे हैं, आप उनमें बने रहें। कब तक? जब तक वो जीत रहे हैं। फ्यूचर में कौन सा ट्रेंड कितने दिन के लिए चलेगा किसी को मालूम नहीं रहता। बहुत सारी बातें हाइंडसाइट में होती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं, 80 के दशक में जो विश्व की जो टॉप 10 कंपनीज थी वो जापान की थी। उस समय ये किसी को नहीं पता था कि अगले दशक में जापान की कंपनियां रहेंगी नहीं टॉप 10 में, और सब अमेरिकन कंपनीज आ जाएंगी। फिर 2000 में एक .com बस्ट हुआ, .com बबल बस्ट हुआ। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स बहुत अच्छा करने लगे। अमेरिकन कंपनीज, अमेरिका का मार्केट 10 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं दिया, और उसमें चाइनीज कंपनीज और दूसरे इमर्जिंग मार्केट की कंपनी टॉप 10 में आ गई, कमोडिटी कंपनीज। और फिर 2010 के बाद जब सब बातें कर रहे थे ब्रिक्स की कि इमर्जिंग मार्केट्स यूएस को ओवरटेक कर लेंगे, पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अच्छा किया, इमर्जिंग मार्केट्स ने काफी खराब किया। चाइना में 10 साल का रिटर्न 0 है। पॉइंट यह है कि पहले से किसी को कुछ पता नहीं रहता। अगर कोविड ने हमें कोई चीज सिखाई है, पर्टिकुलरली मुझे, वो ये चीज सिखाई है कि वी शुड हैव फोरकास्टिंग ह्यूमिलिटी। तो कोई एक्सट्रीम व्यू लेना सही नहीं रहता। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो भी आप मार्केट में अच्छा निवेश कर सकते हैं। सही ट्रेंड के साथ अगर आप गए और उन ट्रेंड को फॉलो करके भी, ये भी एक तरीका है। फंडामेंटल इन्वेस्टर इसको शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट मेरा ऐसा मानना है फंडामेंटल के साथ अगर आप टेक्निकल को इन्वॉल्व करते हैं तो आपके जो ऑड्स होते हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। लास्ट चीज में एसेट एलोकेशन के बाद मैं थोड़ा इक्विटी पोर्टफोलियोज पर भी बात करूंगा, उनकी अप्रोच क्या हो सकती है, रूल बेस्ड अप्रोच। देखिए, मैं बंबई से पूना आया, वापस भी जाऊंगा। डेस्टिनेशन जितनी इंपॉर्टेंट होती है, जर्नी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। हम सब इमोशनल बीइंग हैं। रिटर्न जितना इंपॉर्टेंट है, रिटर्न पॉइंट ऑफ स्ट्रेस टेकन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एसेट एलोकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है और एक बैलेंस्ड अप्रोच का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वो आपकी जर्नी को स्मूथ करता है। अगर आप केवल वैल्यूएशन के हिसाब से जाएंगे तो हो सकता है आपको पेन एंड्योर करना पड़े। मार्केट का वैल्यूएशन कभी नीचे आया ही नहीं 4-5 साल। वो एक अप्रोच स्टैटिक अप्रोच है। मोमेंटम की खामियां अलग हो सकती है। तो अगर आपकी अप्रोच बैलेंस्ड होगी तो आपकी जो वेरिएबिलिटी है रिटर्न की वो कम हो जाती है। तो रिटर्न की अगेन मैं परिभाषा बता रहा हूं, रिटर्न शुड बी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस टेकन। दैट इज अ राइट डेफिनेशन ऑफ रिटर्न। तो एक बैलेंस फ्रेमवर्क में, एसेट बैलेंस एलोकेशन फ्रेमवर्क में आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ हो सकती है। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड चूज करें, आप उसके मॉडल के बारे में बात देख लें, क्या वो मल्टी डायमेंशनल है या वो एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करता है। अगर उसकी अप्रोच डाइवर्सिफाइड है तो आपका एक्सपीरियंस भी स्मूथ हो सकता है। अब हम बात करते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। एज फंड मैनेजर्स हमें कई सारे चुनाव करने पड़ते हैं प्रतिदिन। काफी सारे सेक्टर्स में इकट्ठे डिसरप्शन हम अभी देख रहे हैं। हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी लें कि एक जो आईसी इंजन, जो ओल्ड नॉन इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसमें निवेश करें। हमें ये देखना होता है हम ऑल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी की कंपनी में इन्वेस्ट करें या एक कोयला से बिजली बनाने वाली कंपनी उसमें इन्वेस्ट करें। हम एक फिनटेक कंपनी में इन्वेस्ट करें या एक जो टिपिकल जो बैंक्स होते हैं ब्रांच वाले ओल्ड बैंक्स, उनमें इन्वेस्ट करें। डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट है और प्राय हमने ये पाया है इन्वेस्टर्स का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो उनका खुद का पास्ट सक्सेस होता है। पास्ट सक्सेस से बायसेस आते हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया मार्केट में तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं।
कुछ साल वैल्यू स्टाइल चलेगी, कुछ साल ग्रोथ स्टाइल चलेगी, कोई चीज फिक्स नहीं है। बहुत कम ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं जो अपने पास सक्सेस से जो बना हुआ बायस है उसको चेंज करके समय के साथ चेंज हो। तो उसका एक तरीका, एक आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये लाइव एग्जांपल है इंडिया के दो बड़े फंड हाउसेस का। एक जो हमेशा सबको बोलते हैं वैल्यू ही एकमात्र तरीका है, सस्ता खरीदने से ही लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा बनता है, और ऐसे कई सारे फंड मैनेजर्स हैं जो आपको बोलते हैं कि नहीं, क्वालिटी इज द ओनली वे टू गो। अच्छे बिजनेसेस खरीदिए, अच्छे कैश फ्लो बिजनेसेस खरीदिए, वैल्यूएशन पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बिजनेस की। पॉइंट क्या है, किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों राइट होते हैं। पिछले 10 सालों से जब इंडिया की ग्रोथ पिछले दशक से कम थी, कम सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी स्टोरी में, इंटरेस्ट रेट्स घट रहे थे, ऐसे माहौल में हाई वैल्यूएशन वाले हाई क्वालिटी बिजनेसेस ही आउट परफॉर्म करते रहे। ज्यादा से ज्यादा बाजार में एक आम निवेशक का पैसा इन्हीं फंड्स में गया है। अच्छा, 2000 से 2010 का जो दशक था उसमें ये स्टाइल खराब कर रही थी, लेकिन इन्वेस्टर की मेमोरी पिछले 10 साल की है, उसमें ये स्टाइल ने अच्छा किया। कोविड के बाद ये बुरी तरीके से चेंज हो गया। जो वैल्यू स्टाइल थी, बोलते थे कोयले की कंपनी में हाथ नहीं लगाना। 2022 का बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी स्टॉक कौन सा है? कोल इंडिया। पब्लिक सेक्टर कंपनी में हाथ नहीं लगाना। सबसे ज्यादा रिटर्न किस में आया है? पब्लिक सेक्टर में। तो मेरी आपसे केवल ये एक सलाह है, बाजार में कोई चीज गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसे फंड मैनेजर्स देखिए, ऐसे फंड हाउसेस देखिए, ऐसी स्कीम देखिए जो एक बैलेंस बात करते हैं। एक्सट्रीम व्यू लेना, वैल्यू या क्वालिटी, यही इनके बीच में कुछ नहीं है, इधर वैल्यू और क्वालिटी में ही रहना है। ऐसे अप्रोच से इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस झेलनी पड़ जाती है, और अल्टीमेटली जिस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं, जिस जर्नी की मैं बात कर रहा हूं, वो सुखमय नहीं रहती। तो एक तरीका है सिंपल, कि आप दोनों एक्सट्रीम में ना जाएं, और एक रूल बेस्ड तरीका भी हो सकता है या एक बैलेंस तरीका भी हो सकता है। एक कॉमन तरीका होता है गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस और ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन, कि हमको प्रॉफिटेबल कंपनीज, प्रॉफिटेबल सेक्टर में रहना है और हमको ओवर पे नहीं करना, और तीसरा कुछ काम होता नहीं है इन्वेस्टर का। तो रूल बेस्ड के जो तरीके होते हैं, जैसे एसेट एलोकेशन में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच से इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में भी बिना कोई साइड लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक लॉजिकल सिंपल बैलेंस अप्रोच से भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। कुछ और जस्ट टू कंक्लूड फ्यू थिंग्स। मार्केट में हमने ऐसा पाया है, 17-18 साल से मैं बाजार में हूं, मार्केट से बिनाइन कोई एंटिटी नहीं है। मार्केट से आप जो मांगो मार्केट आपको वो देता है। प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केट में बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट ढूंढने आते हैं, तो बाजार उन सबको एक्साइटमेंट दे देता है, रिटर्न नहीं मिलता। मार्केट कोई जादू की चीज नहीं है। बाजार में रिटर्न बनता है इकोनॉमी के फंडामेंटल्स से थोड़ा सा ज्यादा। अगर नॉमिनल ग्रोथ 12-13% है, तो बाजार में 25-50% हर साल रिटर्न नहीं बन सकता। अर्निंग ग्रोथ इंडिया की पिछले 25 साल में 13% है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी इंडिया की 13% है। तो अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन राइट होंगी, आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, आप एसेट एलोकेशन खुद ना करके एक रूल बेस्ड एसेट एलोकेशन करें, क्योंकि खुद से करना ही मुश्किल है, आप मार्केट में बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।
बट अगर आप एक्साइटमेंट ढूंढने आए हैं, रोज रोज मार्केट को देखेंगे, रोज रोज मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे, तो एक्साइटमेंट तो मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मैं इस डिस्कशन को क्लोज करता हूं। बेसिकली सिंपल मैसेज है, आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखें एसेट लोकेशन में, पोर्टफोलियो सिलेक्शन में, और ऐसे ही फंड और फंड मैनेजर्स, फंड हाउस स्कीम को चुने जो एक्सट्रीम व्यू नहीं लेते और मल्टी डिसिप्लिनरी और एक बैलेंस व्यू अप्रोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। May I request PIFA directors Uddhav Tulshibagwale and Sanjay Kotkar to please come up on stage to felicitate Mr. Ashutosh. तो सर ने एक्साइटमेंट वाली बात कही, इस पे एक बहुत अच्छा कोट है कि इफ़ यू रियली वांट एक्साइटमेंट देन गो टू लास वेगास, डोंट कम टू स्टॉक मार्केट। एंड द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट कैन बी दैट कि अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो दे कैन बी समड अप इन ओनली 2 words एंड दैट इज asset allocation. So some very good points by Mr. Ashutosh. Yeah, can we have a good round of applause?